हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे उत्तराखंड बोर्ड का जो आपका दो पर वो किस तरीके से सेट होगा पेपर। तो उसी का मैं आज सैंपल पेपर लेकर आया हूं, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा साथ में। तो उत्तराखंड बोर्ड प्रति 10 प्रश्न पत्र 2023, विषय है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, क्लास 12। आपका टोटल 70 मार्क्स का यानी 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। इस प्रश्न पत्र में, इस पेपर में कुल 28 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रश्न जो संख्या 1 होगी उसमें एमसीक्यू होंगे और एमसीक्यू 8 एमसीक्यू आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इनमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए होंगे। ठीक है। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। प्रश्न संख्या 2 से 7 निश्चित उत्तरीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 8 से 17 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 16 से 25 लघु उत्तरीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। और 26 से 28 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। राइट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का आएगा और 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है। इसमें आपको प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं होगा। 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में, 4 अंकों वाले सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं, मतलब अथवा में भी दिए गए होंगे। ऐसे प्रश्न में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिए अपन को, उस क्वेश्चन में बीच में अथवा आ गया तो आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। कैलकुलेटर का उपयोग की अनुमति नहीं होगी। सभी आवश्यक जो सामग्रियां होंगी, जैसे कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी चर होते हैं, अचर होते हैं, वो सभी आपको गिवन होंगे। जैसे जो स्पीड ऑफ लाइट है c, फ्लांक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है यानी चार्ज है, म्यू है जो आपकी जो चुंबकशीलता है, वोल्ट्जमैन नियतांक है, अवोगाद्रो नंबर है और 1/4πε0 की वैल्यू है, न्यूटन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है और आर जो गैस स्थिरांक है। ठीक है। तो ये रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग नियतांक है। ये सब आपको गिवन होंगे। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 पर, जिसके 8 खंड होंगे, उनमें 8 आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट खंड ए का पहला क्वेश्चन। 2 आवेशित वस्तुओं को, मान लो एक आवेशित वस्तु ये है, दूसरी आवेश वस्तु ये है। इस पर आवेश मान लो प्लस क्यों है और इस पर आवेश माइनस क्यों है। दोनों पर बराबर आवेश है। 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ये 2 आवेशित वस्तुएं, यदि अपन इनको दोनों को जोड़ दें तो इनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित कौन सी कंडीशन में नहीं होगी? यदि उनके आवेश समान है, धारिता समान है, विभव समान है, प्रतिरोध समान है। तो आवेश समान होना ये वैल्यू नहीं रखता, धारिता समान होना ये भी वैल्यू नहीं रखता, लेकिन प्रतिरोध समान ये भी वैल्यू नहीं रखता। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी, यदि विभव समान हो। मान लो इस पर विभव VA है, इस पर विभव VB है, मतलब वोल्टेज पहले चालक पर, पहले कंडक्टर पर जो है वो वोल्टेज VA है, दूसरे पर VB है। यदि VA और VB आपस में इक्वल होंगे तो VA माइनस के VB हियर 0 होगा। दैट इज वोल्टेज यदि दोनों चार्ज बॉडी पर, दोनों आवेशित चालकों पर इक्वल है तो इसमें आवेश का यानी इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो नहीं होगा। तो आई होप इसका विकल्प क्या होगा? सी होगा, यानी विभव समान है, यानी इक्वल पोटेंशियल होगा। राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 पर कहा गया धातुओं का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो मेटल होती हैं उनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी जो रो होता है या जो आपकी प्रतिरोधकता होती है वो अधिकतर प्रभावित होती है। जो रो होती है आपकी वो किससे अधिकतर प्रभावित होती है? विशिष्ट प्रतिरोध किस पर अधिक प्रभावित होता है? तो आइए देखते हैं। दाब से बिल्कुल नहीं प्रभावित होता, चुंबकीय क्षेत्र से बिल्कुल अधिकतर प्रभावित नहीं होता और आयतन से बिल्कुल नहीं होता। तो आप याद रखना तापमान से ये अधिक क्या होता है? प्रभावित होता है। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। गतिमान आवेश उत्पन्न करते हैं। तो गतिमान
आवेश, मान लो ये कोई प्लस क्यू आवेश है और ये v वेग से गतिमान है। किसी भी फील्ड में, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या वो मैग्नेटिक फील्ड हो, किसी भी फील्ड में वो v वेग से यानी v वेलोसिटी से गतिमान है, तो कोई भी यदि मोशन चार्ज में है, यानी कोई चार्ज मोशन कर रहा है, तो वो दो चीजें उत्पन्न करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है एक गतिमान आवेश। आगे क्वेश्चन जो बोला गया है वो बोला गया है लेंज का नियम। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम आपका ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस नियम को मैक्सवेल ने विस्थापन धारा लागू करके संशोधित किया? मतलब वो कौन सा नियम है जब मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट को, विस्थापन धारा को लागू करके संशोधित किया था? तो विस्थापन धारा आपको पता है, विस्थापन धारा को ID से डिनोट करते हैं। ठीक है, और विस्थापन धारा क्या है? किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो, यानी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो समय के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे कि वो उस धारा को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन धारा कहेंगे। जैसे ID इक्वल टू एप्सिलॉन 0 d फाई E ओवर dt। तो हियर दिस फॉर्मूला विस्थापन धारा, यानी ID इक्वल टू एप्सिलॉन 0 d फाई E बाई dt, राइट। तो ये थी विस्थापन धारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है विस्थापन धारा। वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच यानी ANG, ये दे दिया मुझे 3/2। ओके, फिर आगे बोला गया है वायु के सापेक्ष जल का, तो ANW। देखो वायु के सापेक्ष यहां पर बोला गया है, फिर कांच का जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले रखते हैं, है ना। कांच का जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले रखते हैं। किसका निकालना है? कांच का, तो जिसका निकालना होता है उसको बाद में रखते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा WNG का? ANG अपॉन ANW, ANG अपॉन ANW। तो ANG अपन को पता है कितना है, ANG 3/2 है, ANW भी मुझको पता है 4/3 है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे यूरेनियम 238 नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आपको पता है कि ZXA, हमको पता है Z इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये एक उदासीन बॉडी के लिए है, उदासीन न्यूक्लियस के लिए, उदासीन परमाणु के लिए है। तो जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं एटॉमिक नंबर, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी 92 इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि पी टाइप अर्धचालक में धारा का चालन होता है। भाई साहब आप एक बात बताइए, जो पी टाइप होते हैं यानी जो पॉजिटिव टाइप होते हैं, P फॉर पॉजिटिव टाइप, पी टाइप जो बनता है, आपको एक बात ये पता है कि जो पी टाइप होते हैं उनमें धारा का चालन होता है, होल या कोटर के द्वारा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी आने से क्या होता है, दूसरा सहसंयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर एक होल एक्स्ट्रा बन जाता है, उसी को होल या कोटर कहते हैं। कोटर हमेशा धनावेशित होता है, तो पी टाइप अर्धचालक में धारा का चालन कोटर करते हैं, क्योंकि कोटर वहां पर मेजोरिटी रखते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। और कल को एन टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का चालन पूछ लिया जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन 20 का सही है। आगे बोला गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का तात्कालिक विद्युत वाहक बल कितना है? V बराबर 300 साइन 314 t द्वारा दिया जाता है। तो आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान। तो आपको एक बात का अच्छी तरीके से पता है, यदि इसकी हम कंपेयर करें तो इसकी कंपेयर हम कैसे करेंगे, विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब VRMS या ERMS इक्वल टू होता है V0 बाई अंडर रूट 2।
राइट। v0 बाई अंडर रूट 2 होता है, और v0 बाई अंडर रूट 2, v0 की वैल्यू यदि हम इससे कंपेयर करेंगे, v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, हियर v0 300 एंड ओमेगा इक्वल टू 314, लेकिन ओमेगा की तो वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं, है ना। मुझे ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो v0 की वैल्यू चाहिए। तो v0 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, यानी 300 बाई अंडर रूट 2, और 300 बाई अंडर रूट 2 को जैसे ही सोल्व करेंगे अपन, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, वो जो आंसर सोल्व करके आओगे, वो 212.16 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन 3 में, एक मार्क्स की, यदि सिल्टों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, यदि हमारे पास सिल्ट है, जो मान लो ये सिल्ट है हमारे पास, यदि सिल्ट के बीच की दूरी ये जो d है, अपन यदि इसको बढ़ा दे, d को हम इंक्रीज कर दे, तो यंग के प्रयोग में व्यतिकर्ण फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई, तो यंग के प्रयोग में व्यतिकर्ण फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है, बीटा बराबर लैम्डा बाई डी होता है। बीटा बराबर क्या होता है? लैम्डा बाई डी होता है। यदि d हमारा बढ़ेगा तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई घटेगी, तो हम कह सकते हैं कि d का मान बढ़ाने से कोणीय फ्रिंज बीटा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 1 मार्क्स में। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर जो भी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखना, क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि पराबैंगनी प्रकाश है जो दो प्रकाश संवेदी पदार्थों पर आपतित होता है। मान लो, ऐसे समझो, एक सेंसिटिव सब्सटेंस है जो प्रकाश, लाइट सेंसिटिव जो सब्सटेंस है, प्रकाश संवेदी पदार्थ है। एक तो ये ए हो गया, दूसरा हो गया अपन के पास बी। ये क्या है? लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस है, ये प्रकाश संवेदी पदार्थ। इन पर अपन ने क्या डाला? पराबैंगनी प्रकाश डाला, दोनों पर पराबैंगनी प्रकाश डाला, जिनके कार्य फलन जो वर्क फंक्शन है वो φ1 और φ2 है। इसका कार्य फलन हो गया φ1, इसका कार्य फलन हो गया φ2, राइट। φ1 और φ2 है, और यहां पर कंडीशन दे दिए कि φ1 है जो φ1 है वो φ2 से बड़ा है ना। आप ध्यान से समझ कर चलना, φ1 φ2 से बड़ा है। किस स्थिति में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा अधिक होगी? मतलब Ke1 इसके लिए काइनेटिक एनर्जी है, और Ke2 इसके लिए काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? अलग अलग है। पूछा है किसके लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप एक बात समझकर चलना है यहां पर, क्योंकि हमारे पास प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गति ऊर्जा होती है, जो आइंस्टीन भाई साहब ने कहा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो समीकरण होती है वो आपको याद रखनी है। क्या होती है? पूछी भी जाती है, 1/2 mv² इक्वल टू h न्यू माइनस के फाई 0 होती है। क्या होती है? 1/2 mv² इक्वल टू h न्यू नोड माइनस के फाई 0 होती है, जहां पर h न्यू नोड है जो वो क्या है? देहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और फाई 0 क्या है? आपका कार्य फलन है। तो यहां पर फाई 0 ना लेकर φ1 φ2 लिया गया है, और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं पहले के लिए काइनेटिक एनर्जी बताता हूं, Ke1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू नोड माइनस के φ1। मुझे जरा यहां पर एक बात बताना, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी, यदि हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे दूसरी बॉडी के लिए, ये हो जाएगा आपका, पहले के लिए तो होगी पहले के लिए हो गई Ke1 इक्वल टू h न्यू नोड माइनस के φ1। दूसरे के लिए होगी Ke2 इक्वल टू h न्यू नोड माइनस के φ2। ये हो गई। अब मुझे एक बात बताना, इसमें बोला गया है कि φ1 बड़ा है φ2 से, मतलब φ1 जो कार्यफलन है वो ज्यादा है। तो φ1 यदि ज्यादा होगा और h न्यू नोड थे तो फिक्स है, क्योंकि न्यू नोड है जो हमारे पास, जो न्यू नोड है, ये किसी एक सिंगल पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू निश्चित होगी। अब इसके लिए इसकी वैल्यू निश्चित होगी तो मुझे बताना, h तो वैसे भी निश्चित है 6.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 34, तो ये वैल्यू निश्चित हो गई। अब वैल्यू निश्चित में से यदि φ1 बड़ा होगा, φ1 बड़ा है तो निश्चित वैल्यू में से φ1 ये ज्यादा है, तो जब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो वैल्यू किस में आएगी? निगेटिव में आएगी। ये निगेटिव में आई। अब इसके बाद क्या बोला गया? अब φ1 से φ2 क्या है? छोटा है। φ1 और φ2 में कौन छोटा है? φ2 छोटा है। तो छोटे में से यदि एक निश्चित वैल्यू माइनस करेंगे तो ये क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ?
मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जब आप दो बॉडी पर एक पराबैंगनी प्रकाश डालोगे जो कि एक प्रकाश संवेदी पदार्थ है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? दूसरी वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो सामने है एच न्यू नोड माइनस के फाई टू, इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आई, राइट। तो क्या ऑप्शन आएगा यहां पर? जो आएगा वो होगा के ई टू इज ए ग्रेटर के ई वन, राइट। तो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो आइए यहां पर देख लेते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा समीकरण 1 हो गई, और प्रथम इलेक्ट्रॉन प्रथम इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा दूसरी ये हो गई। समीकरण 1 में φ1 का मान बढ़ने से दाईं तरफ ऋणात्मक मान बढ़ जाएगा। मैंने भी बताया कि समीकरण 1 में जैसे ही हम φ1 का मान बढ़ाएंगे तो दाईं तरफ ऋणात्मक मान बढ़ जाएगा, फलस्वरूप के E1 का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन समीकरण 2 में φ2 का मान कम होने से दाईं तरफ क्या हो जाएगा? ऋणात्मक मान कम हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की तरफ वो क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो फलस्वरूप के E2 का मान बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं के E2 बड़ा है के E1 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आगे बोला गया है कि उन दो घटनाओं को बताइए जिसमें प्रकाश की कणीय प्रकृति की पुष्टि होती है। यानी जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो दो ही ऐसे मेथड हैं जो हमारे सिलेबस में है, बट हमारे सिलेबस में एक मेथड नहीं गिवन है सिलेबस में। एक तो है प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा है कॉम्पटन प्रभाव। ये दो ही ऐसे प्रभाव हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, जो प्रकाश की कणीय प्रकृति की पुष्टि करते हैं, राइट। आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रेडियोएक्टिव विकिरण है, जो रेडियोएक्टिव विकिरण है परमाणु के किस भाग से निकलती है? हमेशा याद रखना, जो रेडियोएक्टिव विकिरण है वो परमाणु के नाभिक भाग से निकलती है। किससे निकलती है? परमाणु के नाभिक भाग से निकलती है। और रेडियोएक्टिव विकिरण जो होती है वो अदृश्य किरणें होती है, अल्फा बीटा और गामा किरणें निकालती है। तो कहां से निकलेगी? नाभिक से। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए। तो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम क्या होते हैं? एन टाइप जो अर्धचालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, मतलब मेजोरिटी जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अल्पसंख्यक होते हैं वो क्या होते हैं? क्वार्टर या होल होते हैं। होल पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, राइट। संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, धारिता है, तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई साहब हमारे पास क्या है? 3 संधारित्र हैं और प्रत्येक संधारित्र 9 पिकोफैराड का है। 9 पिकोफैराड का है प्रत्येक संधारित्र, 9 पिकोफैराड का है। प्रत्येक संधारित्र हमारे पास क्या है? 9 पिकोफैराड का है। प्रत्येक संधारित्र हमारे पास क्या है? 9 पिकोफैराड का है। और इसको सप्लाई कितनी दी गई है? इसको सप्लाई दी गई है आपको 100 वोल्ट की। 100 वोल्ट की कितनी दे दी? इसको सप्लाई दे दी। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो आसान है ना, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है अपन को। अब हमको एक बात का अच्छी तरीके से पता है कि जो श्रेणी क्रम में यदि इनको ऐड कर दिया तो सबके इंडिविजुअल वोल्टेज होंगी। सबकी इंडिविजुअल क्या होगी? वोल्टेज होगी, सबकी इंडिविजुअल वोल्ट। तो 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये 2021 में डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में इसका डायरेक्टली पूछा गया कि संधारित्र में श्रेणी क्रम जोड़ने पर तुल्य धारिता का फॉर्मूला बताइए। तो तीनों को जोड़ दिया हमने, 1/c 3/9 आ गया। मतलब यहां से हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना बताइए। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कैसे निकाल सकते हैं? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना क्या होगी? QCV। क्या होगी? QCV होगी। Q इक्वल टू CV होता है, और C मुझे पता है, वोल्टेज भी मुझे पता है 200। ये आगे हमारे पास वोल्टेज कितनी है? 120 वोल्टेज बोली गई है बाबू। ये 100 नहीं है, ये 100 नहीं है, 120 वोल्टेज बोली गई है। तो Q इक्वल टू CV होता है, फॉर्मूला पुट करेंगे। और साथ में हमें एक बात का अच्छी तरीके से पता है कि यहां से चलो वोल्टेज आ गई, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना हमने कर ली। प्रत्येक संधारित्र पर इतना ही आवेश होगा, Q इक्वल टू CV। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है? आवेश जो हम देंगे वही प्रत्येक उस पर एक समान रूप से फैलेगा। तो यहाँ से V1 V2 V3 भी हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। सब पर बराबर मात्रा में क्या होगी? वोल्टेज आरोपित हो जाएगी। V1 V2 V3 Q/C1 Q/C2 Q/C3। क्यों होगी ये? सब पर वोल्टेज समान। भाई साहब आप देखो कि
प्रत्येक संधारित्र पर धारिता तो सिम एक ही है ना, 9 पिकोफैराड, तो वोल्टेज भी सब पर क्या होगी, इक्वल होगी। आइए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें बोला गया दो बिंदु आवेश है, एक तो +9 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैंने एक प्लस इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, एक प्लस इलेक्ट्रॉन, मैंने 9 इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया। बिंदु ये ए पर है, ये बी पर है बिंदु पर, ठीक है। इनके बीच की कितनी दूरी है, 16 सेंटीमीटर, हमने इनके बीच की दूरी को मान लिया। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए जिससे कि संतुलन की स्थिति में आ जाए, किस में आ जाए, संतुलन की, इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए। तो मान लो मैंने इसको पॉइंट सी पर रख दिया, किसको, प्लस क्यू आवेश को। प्लस क्यू आवेश को कहाँ पर रख दिया मैंने, प्लस क्यू आवेश को मैंने पॉइंट सी पर रख दिया। अब पॉइंट सी पर मान लो हमने पॉइंट सी पर जो इसको प्लस क्यू आवेश को रखा, तो ये कितनी दूरी पर आ गया, ये x दूरी पर हमने इसको रख दिया। हमने माना प्लस ई से x दूरी पर एक बिंदु सी है जहां पर प्लस क्यू आवेश है और वो संतुलन की स्थिति में। तो बोला गया है कि कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, दो आवेशों के बीच में विद्युत बल लगता है जिसको कूलाम बल बोलते हैं। तो पहला F1 इक्वल टू इन दोनों आवेशों के बीच में कूलाम बल निकालेंगे, फिर Q और 9E के बीच में दोनों कूलाम बल का फॉर्मूला निकालेंगे। दोनों को F1 इक्वल टू F2 आपस में बराबर रख देंगे क्योंकि संतुलन की स्थिति में है। जितना E के कारण प्लस Q आवेश पर बल लगेगा उतना ही 9E के कारण प्लस Q आवेश पर बल लगेगा। और ये बल क्या होंगे, संतुलन की स्थिति में होंगे आती यानी इक्वल होंगे। तो यहां से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे बच्चा, और यहां से वैल्यू जो आएगी वो x इक्वल टू कितनी आएगी, यहां से जो x इक्वल टू, अच्छा यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आनी चाहिए, है ना। x की वैल्यू जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देख लेना कि इनमें से डिस्टेंस जो भी इक्वल होगी, मतलब कहने का ये हुआ यदि ये 4 है तो ये 12 होगी, ये 4 है तो ये 12 होगी। इस तरीके से दोनों की डिस्टेंस यदि हम कवर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर है इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोला गया भंवर धाराएं बनने का क्या कारण है, इसका कोई एक उपयोग बताइए। तो आप इनको पढ़ सकते हो, ये मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन सब दिए हुए हैं। आगे जो क्वेश्चन है इसको भी आप देख लेना। 500 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है और इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाते हैं, कुंडली में प्रेरित विद्युत बल की गणना कीजिए। ये सभी मैं क्वेश्चन आपको सोल्व जरूर कराऊंगा। सभी आपके जो सैंपल पेपर है वो मैं एक आ गए हैं, ठीक है ना। मैं 1 पेपर आपके पास अपलोड करता रहूंगा यूट्यूब पर, और जो आपकी 1 या 2 दिन में जल्द ही वीडियो आने वाली है टोटल एमसीक्यू यानी टोटल एमसीक्यू, प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू एक 1 शॉट वीडियो होगी जिसमें ऑल चैप्टर के एमसीक्यू जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए हैं, जिसमें हमको 8 मार्क्स वहीं से ही हमको मिल जाएंगे, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू को, ठीक है। तो ये उत्तराखंड बोर्ड के लिए स्पेशल है, ठीक है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर हम सेट करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लेना, वो सॉल्यूशन है। आगे जो क्वेश्चन है, किसी धारावाहिक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए सूत्र निगमित कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। नहीं होगा तो हम सब बता देंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषता बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषता आप देख सकते हो। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र कैसे है, ये सब जब मैं इनके पेपर पैटर्न सोल्व कराऊंगा तो मैं सबको इनके आंसर आपको कराए जाएंगे। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि 50 सेंटीमीटर द्वारा के अभिदर्शक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। अभिदर्शक लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आगे जो दिया है तरंगदैर्घ्य कितनी है, 600 एंगस्ट्रॉम है। तो किसी भी सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता का फॉर्मूला होता है, सूक्ष्मदर्शी बोला है, दूरदर्शी, ओके, दूरदर्शी द्वारा के अभिदर्शक लेंस वाले दूरदर्शी। अच्छा, दूरदर्शी में क्या होता है, दूरदर्शी में अभिदर्शक बड़ा होता है। दूरदर्शी में क्या होता है, अभिदर्शक का द्वारक और फोकस दूरी बड़ी होती है। तो इसकी विभेदन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, सॉरी विभेदन सीमा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, 1.22 लैम्डा बाई डी याद रखना है। यहाँ डी स्मॉल ना लेकर कैपिटल ले लिया है, लेकिन हम तो डी स्मॉल लेकर कराते हैं। 1.22 लैम्डा बाई डी, ये यहाँ पर डी लिख लेना है, स्मॉल डी लिख लेना, 1.22 लैम्डा बाई डी। तो हमको सब गिवन है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है मुझे और डी की वैल्यू भी वहां पर गिवन है। अब कल को विभेदन सीमा की जगह विभेदन क्षमता पूछ लिया जाए तो विभेदन क्षमता अनुक्रमानुपाती होती है विभेदन सीमा के, मतलब एक दूसरे के उल्टे होती है। यदि एक दूसरे के उल्टी होगी मतलब व्युत्क्रम होगी तो डी ऊपर आ जाएगा और नीचे 1.22 लैम्डा आ जाएगा, फिर आप इसको सोल्व कर लेना। और विभेदन सीमा हमेशा रेडियन में होती है, आपको याद रखना है, राइट। आगे चलते हैं, व्यतिकोण विवर्तन में अंतर बताइए। तो 2, 4, 5 क्वेश्चन तो आपको इसी पेपर पर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का पेपर आपका आने वाला है। तो व्यतिकोण विवर्तन में आप देख लेना, इसको पढ़ लेना।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के लिए आप तन तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाइए, प्रिज्म द्वारा किसी वर्ण के प्रकाश का न्यूनतम विचलन शो कीजिए। तो ये सब दिया गया है यहाँ से, n = sin a प्लस डेल m बाई डेल 2 ये दिया गया है। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ 500 वर्ष में घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 गुना रह जाता है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु ज्ञात कीजिए। हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, क्या पता है हमको, n/n0 = 1/2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। n/n0, यहाँ पर जो आपको n/n0 गिवन है वो 1/16 है। इसने बोला ना, देखो रेडियोएक्टिव पदार्थ 500 वर्षों में घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 गुना हो जाता है, अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 गुना हो जाता है। तो प्रारंभिक मात्रा मान लो इसकी n0 है ना, और कितना अपनी प्रारंभिक मात्रा कितना गुना हो जाएगा वो, जब t समय के बाद उसकी जो मात्रा आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, n0 1/16 होगी। मतलब रेडियोएक्टिव पदार्थ का जब क्षय होगा तो इतने वर्ष में घटकर वो अपनी n0 क्या है, उस पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है उसका 1/16 है। तो n = n0, n क्या होता है, जब t समय के बाद कोई पदार्थ का क्षय होता है तो उसकी सांद्रता, सक्रियता है, ये सांद्रता है n = n0, यानी उसके घटकर जितने भी नंबर्स हुए पदार्थ के, तो n = n0 1/16। तो n/n0 कितना आ गया, 1/16 आ गया। थारे को बात समझ में आ रही। और 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर। और ये इससे यदि इसकी इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो ये n = कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास, यदि हम 2 लगाएं यहाँ पर 2 तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो n = 4 आ गया। n = 4 आ गया तो सिंपल सा हमको फॉर्मूला पता ही है, क्या पता है हमको, सिंपल सा फॉर्मूला कि t½ 1/2 होता है t/n। t½ 1/2 कितना होता है, t½ 1/2 कितना होता है, t/n होता है। या हम ऐसे बोले कि n = t/t½ होता है। तो t की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, 500, n की वैल्यू हमने निकाली है 400, तो 125 ईयर लगेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पीएन संधि डायोड के अर्धतरंग कार्य के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाए, परिपथ आरेख की सहायता इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पीएन संधि डायोड की अर्धतरंग दिष्टकारी क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक ऐसा पीएन संधि डायोड जो अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करे। दिष्टकारी का मतलब एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा प्रोसेस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता हो, उसको कहते हैं दिष्टकारी। अब अर्धतरंग दिष्टकारी का मतलब क्या है, वो हाफ वे को ही रेक्टिफायर करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, एक डायोड लगाते हैं। देखिए ये एसी स्रोत हो गया, ट्रांसफॉर्म की दो ऊंचाई ट्रांसफॉर्म की सेटअप डाउन, ऊंचाई ट्रांसफॉर्म की 2 कुंडलियां हो गई, प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली। इसके बीच में वोल्टेज है, ये डायोड है हमारा, ये यहाँ पर लोड प्रतिरोध है, यहाँ पर आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये पूरी एसी है। अब इस एसी के क्या मिलेंगे हमको, हाफ वे मिलेंगे। यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर आगे जाकर नहीं मिला, तो ये हाफ रेक्टिफायर है। इसके जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में समझा देंगे। यहाँ पर इसके पूरी क्रियाविधि समझाई गई है, ठीक है। आगे बोला गया नेक्स्ट, विद्युत स्थिति में गॉस का नियम लिखे तथा इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए। तो ये सब हमने कराए हुए हैं आपको, तो ये कर लेना आप इनकी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी का संबंध संधारित्र से विच्छेदित करने के लिए उपरांत प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता पर और किस पर, संग्रहित ऊर्जा पर। तो यहाँ पर सभी फॉर्मूले आपको गिवन है, आप पढ़ लेना। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपावेग से क्या संबंध है, अपावेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध है, तो यहाँ प्रूफ कराया हुआ है। एक परिपथ चित्र के साथ दिखाई कि चलकुंडी धारामापी को दी गई कोटि के एमीटर में कैसे बदला जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करना है आपको। ये है यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, देख लेना आप इसको, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं बाकी पेपर जब सेट करता रहूँगा तो मैं हर एक पेपर का सॉल्यूशन आपको देता रहूँगा, समझाता रहूँगा। भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या, उनके बीच आपस में संबंध का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसको देख लेना। आगे जो इंपॉर्टेंट है, हर्ट्ज आवृत्ति, 16 हर्ट्ज आवृत्ति, और ये इसको जोड़ा गया है, और ये आप देख लेना है, फॉर्मूला है सीधा सा 10वें चैप्टर का प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है। आपकी समझ में आ जाएगा, ये गारंटेड है। हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन को समझाए तथा स्नेल का नियम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, अपवर्तन का भी और परावर्तन का भी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या दी गई हैं। यहाँ पर इसको ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है
कि प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के समीकरण बताए और समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना, ठीक है। यहाँ से सोल्यूशन से देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये आपको करके जाने हैं। अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंद ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि वास्तविक द्रव्यमान ये हो, प्रोटॉन की संख्या ये हो, न्यूट्रॉन की संख्या ये हो, एक mu बराबर ये हो, वास्तविक द्रव्यमान इतना हो। तो ये जो हमारे पास बोला गया अल्फा कण क्या होता है, 2He4 होता है बच्चा। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, द्विआयनिक हीलियम। तो प्रोटॉन की हमको ये दे दिया। अब हमको पता है कि द्रव्यमान क्षति पहले हमको निकालनी होगी, द्रव्यमान क्षति बच्चा हमको निकालनी होगी। तो जैसे द्रव्यमान क्षति हम निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति के बाद हमको बंधन ऊर्जा निकालनी होगी। बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये निकालने के बाद आपको प्रतिन्यूक्लियन नाभिक बोले तो अल्फा कण, इसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए आपको कितना, इसका 2He4 कितनी इसकी द्रव्यमान संख्या, वो 4 है। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, डेल टाइम यहाँ से निकल जाएगा जो भी है, और 931 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से उसको भाग कर देंगे, तो आपका आंसर इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना न्यूक्लियन। तो ये इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, तो बस आपको पेपर पैटर्न में दिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे बोला गया है जेनर डायोड क्या है, इसका वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो जेनर डायोड होता है, आपको पता है जेनर डायोड को हम भंजक डायोड भी कहते हैं। जेनर डायोड को क्या कहते हैं, भंजक डायोड भी कहते हैं। जेनर डायोड का यूज कब किया जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके चार्जर जो होते हैं उसमें जेनर डायोड भी यूज होता है। पहले आपका ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें, ठीक है, उसके बाद आप उसमें फिल्टर होता है, फिर रेक्टिफायर होता है, और फिर जेनर डायोड का यूज होता है। जेनर डायोड में क्या होता है, जब हम देखते हैं उत्क्रम अभिनति में, यानी रिवर्स बायस में जब हम देखते हैं, तो जो हमारा ग्राफ बनता है रिवर्स बायस में, कि पहले यदि हम धारा को बहुत वोल्टेज को बहुत अल्प रख के और तुरंत वोल्टेज को जल्दी से एकदम तुरंत बढ़ाए, तो ग्राफ रेखीय रूप में आगे बढ़ता है। और इससे इसको बोलते हैं हम यहाँ पर एवलॉन्स भंजन। एवलॉन्स भंजन का मतलब ये हुआ कि यदि इससे भी थोड़ा सा करंट हमने ज़्यादा दे दिया, तो हमारा जो पीएन संधि डायोड है वो पटक जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा उसमें। तो इस चीज़ को बचने के लिए किसका यूज किया गया था, जेनर डायोड का यूज किया गया था। अब जेनर डायोड किस में काम करता है, जेनर डायोड में हम क्या करते हैं, जो पीएन संधि होती है, पीएन संधि होती है, उसमें बहुत सारी डोपिंग कर देते हैं। मतलब हम अपद्रव्य बहुत ज़्यादा मिला देते हैं। पी में कोटर ज़्यादा होते हैं तो इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा मिला देते हैं, इसमें भी अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा मिला देते हैं। उससे क्या होता है, इसकी जो डिप्लेशन लेयर होती है, वक्ष परत होती है, इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चौड़ाई जैसे कम होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान थोड़ा सा ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और साथ में ये उत्क्रम अभिनति पर क्या करता है, काम करता है। और वोल्टेज को क्या करता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, वोल्टेज को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को आप देख लेना। और ये इसका क्या है, प्रतीक है, ये इसको प्रतीक को आप देख लेना, ये प्रतीक है इसका। और जेनर डायोड का प्रतीक दिया गया है, इसको वोल्टेज नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। तो ये बढ़ती अगर अभिनति के अंतर्गत जेनर डायोड संधि डायोड की भांति व्यवहार करता है, लेकिन उत्क्रम अभिनति के अंतर्गत ही जेनर डायोड का हमेशा उत्क्रम वोल्टेज ही लाता है। तो ये सब कुछ इसमें दिया गया है। विभवामापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसके द्वारा दो सैलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए और परिपथ का आरेख बनाइए। मैं आपको बोलूँ एक बात कि आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आप यदि चार्ट बना रहे हो तो आप विभवमापी पे बनाना, क्योंकि आपकी डबल तैयारी हो जाएगी विभवमापी को लेकर। विभवमापी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किरचॉफ के नियम क्या है, इनकी व्याख्या कीजिए, इसकी सहायता से वेस्टर्न सेतु की स्थिति में आवश्यक प्रतिबंध बताइए। तो आपको किरचॉफ के नियम भी लिखने हैं भैया, और उनकी व्याख्या भी करनी है, और उसकी सहायता से वेस्टर्न सेतु के संतुलन की स्थिति में आवश्यक प्रतिबंध भी ज्ञात करना है। किसकी हेल्प से, किरचॉफ के नियम की हेल्प से, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की सत्यापन कीजिए। तो लगने वाला बल का सूत्र ये होता है F/L μ0/4π×2I1I2/r न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को आप कर लेना, ठीक है। आगे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन 10⁴ वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर अपने वेग के लंबवत कार्य कर रहा हो, तो इसके एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपथ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र में दिया गया, एक लंबे सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित करेगी, तार से इतना इतना इतना। तो ये भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक न्यूमेरिकल दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे जरूर। तो बच्चा पार्टी, ये था आपका जो सैंपल पेपर था, इसका सॉल्यूशन था ये। बाकी जिस बच्चे को कोई दिक्कत होती हो इस पेपर को, यदि वो निकलवाना चाहता हो, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसकी आप प्रिंट आउट निकलवा कर इसी बेस पर आप तैयारी कर सकते हो। और बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि हम डेली आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं। अब जो वीडियो आएगी वो MCQ, टोटल चैप्टर के MCQ की वीडियो आएगी, और उससे बाहर कोई MCQ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी हम डेली आपके लिए ऐसे सैम्पल पेपर लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर इसको शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करना, और जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।